दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप जानते हैं देश की संसद में लगातार नए-नए ऐसे घटनाक्रम आ रहे हैं जिसने पूरी सियासत को गर्मा के रख दिया है। चाहे जब बजट से सेशन पे राष्ट्रपति अभिभाषण के पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राहुल गांधी बोलने खड़े हुए, तभी से लगातार संसद बाधित नजर आ रही है। और राहुल गांधी ने जब पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की इस पुस्तक का हवाला देकर सत्ता पक्ष पर सवाल पूछना चाहा, तो जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ने वो तमाम मंत्रीगण खड़े खड़े हुए, उसके पश्चात भी लगातार ये ऐसा राजनीति देश में बन गई है, जिसने तमाम तरह के नए-नए घटनाक्रम जन्म दे दिया है। और हमने देखा कि कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जिस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता प्रकट की, गंभीर प्रश्न उन्होंने विपक्ष के सांसदों पर लगा दिए। उससे एक बात और बड़ी तल्खी बढ़ती दिखाई देती है पक्ष और विपक्ष के बीच में। क्योंकि अगर संसद के अंदर प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर अगर खतरा है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर सवाल है, तो ये बहुत ही वास्तव चिंता की बात है। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने परसों इस बात को क्यों नहीं कहा? ये भी एक सवाल है। जब प्रधानमंत्री का भाषण लोकसभा में होना था, वो कैंसिल हुआ, तभी ये बात बतानी चाहिए थी। उसको कल क्यों बताया? और क्या उन सांसदों के खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई? कोई एफआईआर दर्ज हुई? क्या सुरक्षा जो जाँच एजेंसियाँ उनको जाँच की ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई? क्योंकि बड़े गंभीर प्रश्न है ओम बिरला की पूरे बयान के पश्चात। और इसको लेकर भी तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप हम देख रहे हैं लगातार राजनीतिक गलियारों में बने हुए हैं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ इस चर्चा में शामिल है। उनका परिचय आप सबसे करा देता हूँ। हमारे साथ प्रफुल्ल कोलखान जुड़ गए हैं कोलकाता से। बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन है। बहुत ही सीनियर राजनीतिक विशेषज्ञ है। प्रफुल्ल जी, क्या लगता है आपको? आपने तो बहुत सारे राजनीतिक कालखंड देखे हैं। विभिन्न लोकसभा के कार्यकाल का आपका अनुभव भी आपने खूब अच्छी तरह देखा है, और पक्ष-विपक्ष के बीच में बहुत सारी तल्खियाँ, बहुत आरोप प्रत्यारोप का दौर भी आपने देखा है, चाहे वो इंदिरा जी के ज़माने का हो, राजीव जी के ज़माने का हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने की हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने का हो। लेकिन वर्तमान दौर में जिस तरह से पक्ष और विपक्ष के बीच में तनातनी बढ़ी हुई है, तल्खियाँ बढ़ी हुई हैं, और ओम बिरला जी का जो बयान है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो उन्होंने गंभीर बातें कही हैं विपक्षी महिला सांसदों को लेकर खास तौर से, उसके मद्देनज़र इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सभी को नमस्कार पहले। और प्रधानमंत्री का बयान जो हमेशा से जैसा होता आया है, वो लगभग मिसलीडिंग रिटोरिक में हमेशा चले जाते हैं। जो तथ्य है और जो उपस्थित समस्या है, इस पर तो बात करते नहीं। और अभी पिछले दिनों जो लोकसभा में हुआ, जिस प्रकार से हमारे स्पीकर महोदय ने प्रधानमंत्री को आग्रह किया, प्रधानमंत्री के पास अपना मैसेज भिजवाया कि आपको लोग तो यहाँ पर लोकसभा में नहीं आना चाहिए, जैसा कि उन्होंने इसकी घोषणा की थी। और कारण यह है कि यहाँ पर कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है। यह बड़े शर्म की बात है कि लोकसभा में कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है। माने ऐसा अप्रत्याशित जो हमारी सरकार के खिलाफ, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ एक बहुत ही भद्दा कोई सीन क्रिएट हो सकता है। इसमें हिंसा के भी संकेत हैं, और प्रत्याशित में तो कुछ उसकी सीमा नहीं होती है। ऐसा कहा उन्होंने। ऐसा क्यों कहा? इसके पहले कितने ऐसे उदाहरण हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो ये होता ही है कि विपक्ष अपनी बातें कहता है और बड़े धारदार तरीके से कहता है, लेकिन सदन के भीतर में कोई कुर्सी टेबल भी फेंके जाते हैं, रहे हैं भारत में विधानसभाओं में तो। लेकिन इससे कोई व्यक्तिगत हमला किसी के ऊपर फेंक करके कोई उस तरह की बात नहीं होती है। और यहाँ तो ऐसी बात भी नहीं थी। और अगर ऐसी कोई आशंका थी तो वो एक दिन पहले कहते, जैसा कि आपने कहा। और अगर नहीं कहा तो उनके पास अगर लेट से कोई इनपुट आया और जिसके आधार पर वो ऐसा कह रहे थे, दूसरे दिन उन्होंने कहा उस वक्त का, तो जाहिर है कि इस बात को स्पष्ट करना चाहिए था कि ये उनके पास इनपुट कब आया, कब उन्होंने आग्रह किया और कब यह फैसला हुआ। देखिए, सदन जब भी चलता है तो संसद की जो कार्रवाई होती है, जो लोकसभा की कार्रवाई, वो कार्रवाई का संचालन तो अध्यक्ष महोदय करते हैं, लेकिन ये सांसदों की बहुमत के आधार पर करते हैं। सांसदों की जो इच्छा होती है, सांसदों की जो चाहत होती है, उससे करते हैं।
रूल्स बने हुए हैं, और अगर एक दिन का भी समय बढ़ाना हो या घटाना हो या टाइम बढ़ाना हो तो सब सांसदों की सहमति ली जाती है और फिर ये काम होता है। अगर एक, मुझे नहीं लगता कि ये स्पीकर महोदय के, माननीय अध्यक्ष महोदय के अधिकार क्षेत्र में ये बात रही होगी या है कि वे प्रधानमंत्री से इस प्रकार का आग्रह करें वे सदन में न आए। आखिर हमारे स्पीकर के पास इनपुट का माध्यम क्या है? जो भी माध्यम होता होगा सीधे गृह मंत्री को रिपोर्ट होता होगा। तो गृह मंत्री को अगर रिपोर्ट होता है तो गृह मंत्री को बयान देना चाहिए। अगर इस तरह की कोई बात थी तो इसकी कोई जो कानूनी प्रक्रिया आगे कोई न कोई विधान होगा। अब पता नहीं एफआईआर का विधान है या दूसरा कोई और विधान है, लेकिन कोई न कोई नियम कानून तो होगा जो उन्होंने, जिसका इस्तेमाल होने की सूचना मुझे नहीं है। और आज भी लोकसभा शायद नहीं चल पाई, राज्यसभा चल रहे हैं। राज्यसभा में जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने कहा, पहली बार हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापन हुए बिना उसे ध्वनि मत से पारित कराया गया। ये अद्भुत है। कुल मिला के जो स्थिति दिखती है प्रशांत जी, वो स्थिति ये है, ये सरकार ही मिलकर के इस डेमोक्रेसी के खात्मे का ये लोग पटकथा लिख रहे हैं। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विदाई की तरफ है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए ये एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है। अभी हम लोग चूंकि बातचीत पुराने फॉर्मेट पे करने के अभ्यासी हैं, आग्रही हैं, और हमें लगता है कि ऐसा ही चल रहा है, लेकिन वैसा है नहीं। पूरा पैराडाइम बदल चुका है और हम लोग उस बदले हुए पैराडाइम को शायद समझ नहीं पा रहे हैं या पकड़ नहीं पा रहे हैं। इन्हें अब संसद की कोई जरूरत नहीं है। ये संसद नहीं चाहिए। संसद इनके लिए, सरकारों के लिए संसद अंकुश का काम करती है ना, क्योंकि सरकार संसद के प्रति जवाबदेह रहती है। तो संसद अगर चले तो 50 तरह के सवाल जवाब होंगे। तो संसद किस प्रकार से, ये एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म या इलेक्टोरल डिक्टेटरशिप का फॉर्म, और अभी तो जो है उसमें तो और माशाअल्लाह दूसरी बातें जुड़ गई है। अब तो वैश्विक परिस्थिति ऐसी हो गई है कि संसद तो संसद, हमारे पास जो है सो एक्सटर्नल डिक्टेटर भी काफी एक्टिव है। मेरा आशय है कि संसद चल रही है, बजट सत्र है, लेकिन आर्थिक पैकेज की घोषणा होती है अमेरिका से। अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय उसकी घोषणा करते हैं और यहाँ से धन्यवाद ज्ञापन होता है। दूसरी ओर ये कहा जाता है कि अभी ये पब्लिश ही नहीं हुआ है। ये कहा जाता है कि अभी इस पर बातचीत चल रही है, अभी सहमति का पहला चरण है। तो कॉमर्शियल मिनिस्टर, कॉमर्स के जो मिनिस्टर हैं वो बोलते हैं कि इसको मुझे नहीं अभी ठीक ढंग से पता है, ये आएगा, अभी फाइनलाइज होगा। दूसरे मिनिस्टर कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ इतनी ही सूचना है। तो ये अद्भुत तरह का बयान है और ट्विटर खेला जा रहा है, ये हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन ये कोई ये कहते हैं कि ये मार्च में होगा, उधर विदेशों में इसकी प्रतिक्रिया हो रही है। अगर नहीं हुआ है तो विदेश से भी क्या प्रतिक्रिया हो रही है? रूस ने शायद कह दिया है कि मुझे इस बात की कोई सूचना नहीं है, क्योंकि उनके साथ तेल खरीदने की बात है। लेकिन जिस भाषा में बात की गई है, ये हुआ हो या न हुआ हो, उस भाषा का तो स्वागत किया है ना हमारे प्रधानमंत्री ने। तो ये न भी हुआ हो तो भी ये तो बड़ा भद्दा है, और इस तरह की बातें करना। और मुझे लगता है कि अगर ये हुआ भी होगा ना, जैसे ये गोपनीय रखेंगे, ऑफिशियल सेक्रेट बना करके इसको रखेंगे, इसको कम से कम लोगों तक नहीं आने देंगे। और ये ट्रंप जानते हैं कि क्या फैसला करना है। ऐसा कोई एग्रीमेंट, इस तरह का एग्रीमेंट, हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो कहाँ जाएगा? 500 बिलियन का ये बता रहे हैं। 500, हमारी कुल खरीदारी कितनी है? हमारे, अगर हम अपने, अगर इंटायर इसका जो इंपोर्ट है उसका वॉल्यूम अगर देखें तो कितना है? अगर हम 500 बिलियन सिर्फ अमेरिका से खरीदेंगे तो बाकी जगह से क्या करेंगे? ये तो एक इन्होंने एक सीमा दी है, लेकिन उस सीमा को आप देखिए कि 500 बिलियन डॉलर यहाँ नहीं होता है भारत के लिए। मुझे, मेरा ख्याल है 700 से ज्यादा बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हमारा नहीं होगा। उसमें भाई चाइना से हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्ट है।
ठीक है, कारोबार करने का मतलब ये होगा कि अगर इसको एग्रीगेट भी कर दें कि दोनों एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों मिला करके भी अगर देखें तो हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए उतना कुछ होगा नहीं। हमारा कितना इंपोर्ट जाएगा? और वो खास करके तब जब 18% आपने हम पर बढ़ा दिया है, और जो बोल रहे हैं कि 50 से 18 हो गया, बड़ा कमाल है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में कितना था? 3 से भी कम था, इससे भी 3 कम के था, आसपास, 3 के आसपास था। तो 2.75 के आसपास कुछ था। और अभी तो उसको बोल रहे हैं नहीं, और ये बड़े चमत्कारी है कि 18% पर ये बोल रहे हैं कि बड़ा चमत्कार कर दिया इनका दोस्त है। टैरिफ तो इस तरह की जश्न मनाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, माला जी, पहनी जा रही है। जाहिर है कि झूठ का जश्न तो बहुत जोर से मनता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मिसलीडिंग ये है, और वोटर को इतना से मतलब नहीं होता है। लोगों को आशीर्वाद देते हैं बार बार सरकार को, अब लोग भी देते हैं या क्या होता है कैसे होता है कहना मुश्किल है, लेकिन ये मशीन के माध्यम से होता है। अभी SIR को लेकर के इतना झमेला चल रहा है, तो यूं ही तो नहीं चल रहा है ना प्रशांत जी, कोई ना कोई बात तो होगी, और बात बहुत भयानक है, कोई ना कोई बात क्या। अब धीरे धीरे इसकी परतें खुलेंगी, तो कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी बन रही है, इसमें क्या कहा जाए कि क्या उन्होंने बयान दिया और क्या बयान नहीं दिया। लेकिन ये हमारा स्वस्थ लोकतंत्र की या लोकतांत्रिक परंपराओं के जितने भी चिन्ह होते हैं वो सारे चिन्ह विलुप्त होते जा रहे हैं। कोई भी सिम्टम, कोई भी लक्षण बच नहीं रहा है जिसके आधार पर हम कहें। किसी भी इंडेक्स को देख लीजिए, ग्लोबल इंडेक्स को देख लीजिए, तो हमारी स्थिति वही है। तो अब क्या कीजिएगा जी? जी, जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी, क्या कह सकते हैं इस पूरे विषय को लेकर। लेकिन जिस तरह से पूरा प्रकरण ये सामने निकल के आया, उसने तो गंभीर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। क्योंकि अगर लोकसभा अध्यक्ष ने टारगेट करके कांग्रेस के सांसदों के बारे में ये उल्लेख उन्होंने किया है कि इस तरह की जो अप्रत्याशित कुछ घटना हो सकती थी, जिससे कि एक मतलब बहुत ही अपमानजनक व्यवहार हो सकता था। तो मतलब एक टारगेट करके एक पार्टी का नाम लेकर, कांग्रेस का नाम लेकर उन्होंने ये सब बातें कही हैं। तो क्या देश में कांग्रेस के प्रति एक नकारात्मक भाव जागृत करने का प्रयास है? नकारात्मक एक तरह से भाव पैदा करने की सारी कोशिशें हैं? क्योंकि अभी तक इसके अलावा इसमें और कुछ सामने नहीं आया है। क्या सरकार को और लोकसभा अध्यक्ष को या गृह मंत्री, जैसे आप कह रहे हैं कि उन्हें सूचना, अगर ऐसी कोई घटना है तो सूचना तंत्र उनके पास है सारा, तो क्या पूरी पारदर्शिता जनता के सामने रखनी चाहिए कि ये तथ्य थे, ये बातें थी, सूचनाएं उनके पास थे, ये इनपुट उनके पास थे? कौन से ऐसे सांसद हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले थे? इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और क्या विपक्षी सांसदों को भी इसकी मांग करनी चाहिए, इससे इनके ऊपर जो गंभीर आरोप चस्पा करने का जो पूरी एक कवायद दिखाई देती है, उस पर भी विपक्षी सांसद भी अपना सामने ला सकें सब चीजों को? क्या लगता है? बिल्कुल ला सकते हैं, उनको जाहिर है कि मांग करनी चाहिए, मांग हो रही होगी तभी यार संसद में इस प्रकार की गतिविधि अगर होती है तो ये पूरे देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। निश्चित रूप से मांग करनी चाहिए। कम से कम आप ये तो बताएंगे, और कोई भी ऐसी रिपोर्ट होती है जो संसद के से संबंधित होती है तो उसे संसद में ही रखा जाएगा, और संसद को इस बात की जानकारी चाहिए कि भाई आपके पास क्या इंटेलिजेंस इनपुट था और कहां से था, कैसे था। या सिर्फ इंटेलिजेंस क्या उसको बोलते हैं कि आपने उसका इस्तेमाल एप्रीहेंशन का, इंटेलिजेंस एप्रीहेंशन का इस्तेमाल कर लिया। अब इतना ऐसा खुला आरोप तो नहीं लगा सकते ना कि फल्ला से फल्ला को खतरा था। खतरा था तो इसकी जांच कराइए ना। ये छोटी मोटी घटना है क्या कि इतने बड़े देश के, लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री को उसके ही सदन में खतरा अगर है तो ये बहुत बड़ी घटना है। ये मौसम खराब होने की सूचना नहीं है। पूरे देश में इस प्रोसेस को कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे डिकोड किया जाएगा, इसका हमको को अंदाजा नहीं है क्या? कितना, क्या इतने कमजोर हो गए हमारे प्रधानमंत्री? इतना ही समर्थन हासिल है? ये कौन सी भाषा है और कौन सी चीजों का इस्तेमाल उन्होंने कर लिया? अब देखिए, इस पर लोकसभा में या पूरे देश के कंसर्न मीडिया को भी पूछना चाहिए, लेकिन मीडिया तो इसे अद्भुत मीडिया का रवैया है। अगर आपने सिर्फ एप्रीहेंशन या इसका राजनीतिक रूप से इस क्लॉज का, इस संदर्भ का, इस शंका का, आशंका का आपने इस्तेमाल कर लिया है तो ये बहुत खतरनाक है।
क्योंकि हम ये मान कर चलते हैं कि जो कुछ पद होते हैं जिनमें लोकसभा के स्पीकर का भी है कि वो दल निरपेक्ष होते हैं, दल से ऊपर होते हैं, दलीय राजनीति को सूट करने के लिए वो कोई फैसला नहीं लिया करते हैं। भाई इसी सदन में हमने सोमनाथ चटर्जी जैसा अध्यक्ष देखा है, और जिनको अपने पार्टी से, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, लेकिन जिस दिन वो हुए उस दिन उन्होंने कह दिया कि नहीं, मैं अब ठीक है कि पार्टी ने मुझे भेजा है, पार्टी के कारण ही मैं हुआ हूं, लेकिन अब मेरा दायित्व है कि मैं सबका निष्पक्ष होकर के राय करूं। तो एक जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे वो, और आप एक ये हैं दक्षिणपंथी पार्टी से अगर आए हैं, पता नहीं उनका क्या अपना होल्ड रहा है, क्या क्रेडेंशियल है जो इस तरह की बात करते हैं, लेकिन इनको तो निरपेक्ष होकर के बात करनी चाहिए ना। इनको तो किसी दल के एजेंट के रूप में बात नहीं करनी चाहिए कि किस दल को कौन सी बात सूट करेगी। तो लेकिन ऐसा ही करते हैं बार बार लोग। इनका कितना मजाक उड़ाते हैं, इनके भाव भंगिमा, इनके मुद्राओं को लेकर के वीडियो लोग बना करके चलाते हैं कि जब विपक्ष से बात करते हैं तो इनके चेहरे में इतना तनाव होता है, इतना क्रोध होता है, और जब ये सरकार की किसी तरफ से बात सुन रहे होते हैं या उसको संचालित कर रहे होते हैं तो कितने प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। तो संसदीय लोकतंत्र को बदनाम किया जा रहा है और लोकसभा के अध्यक्ष कर रहे हैं। उनका दायित्व है कि इसका खुलासा करें, इसका पूर्ण विवरण दें, लेकिन अब वही मामला है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो विपक्ष को भी अपनी रणनीति बतानी चाहिए वो क्या करेंगे, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री को खतरा है इसका मतलब हर सांसद को खतरा है। अगर ए को बी से खतरा है तो बी को ए से भी तो खतरा होगा। तो क्या लोग सांसद लोग विधानसभा लोकसभा आना छोड़ दें? कल को दूसरे को कह सकते हैं कि भाई आप संसद नहीं आइए, आपके बिना उनको सस्पेंड किए हुए, बिना रिकॉर्ड में लिए हुए, बिना कारण बताए हुए सिर्फ आग्रह कर सकते हैं कि मैं तो प्रधानमंत्री से भी आग्रह कर सकता हूं, तो नेता प्रतिपक्ष से भी आग्रह कर सकता हूं कि लोकसभा में आज बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं, आपके आने से माहौल बिगड़ता है, आप ना आइए आज। ये कौन सा रिवाज है? ये कौन कर ही सकते हैं? मैं सब अनुमान लगा रहा हूं, अंदाजा लगा रहा हूं, एप्रीहेंशन है मेरा, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री को रोक सकते हैं, जब प्रधानमंत्री ही सदन में सुरक्षित नहीं है तो कोई सदस्य सुरक्षित नहीं है। तो आप संसद को क्या असुरक्षित क्षेत्र घोषित करने जा रहे हैं? या रेलवे के कंपार्टमेंट या बस के तरह हर सीट पर लिख दे रहे हैं यात्रीगण, सांसदगण कृपया अपने जान माल की सुरक्षा का दायित्व तो खुद लें। कौन सी स्थिति है? इसीलिए इसके तकनीकी पहलू बहुत सारे हैं जिन पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के प्रवृत्ति ये है कि आप क्या करना क्या चाहते हैं। आप विपक्ष को डिफंक्ट करना चाहते हैं, उसको बदनाम करना चाहते हैं, नहीं तो क्लीन चिट दीजिए ना। पूरा विपक्ष अगर ऐसा कर रहा है तो क्या ये रणभूमि हो गया? इसीलिए किसी भी हालत में इसकी प्रशंसा तो नहीं की जा सकती है, क्योंकि भेड़िया आया, स्वतंत्रता और सुरक्षा की चिंता हर किसी को है। किसी को भी असुरक्षित होकर के सुरक्षा का जोखिम मोल नहीं लेना है, लेकिन बिना मतलब का अगर आप भेड़िया आया वाली कहानी दोहराते हैं तो ये बहुत भयानक है। और रही बात की उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण ये है कि महिलाएं उनके बेल पर चली गई थी। तो बेल पर जाने के लिए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में इतने लोग बेल पर चले गए थे, इसकी ठीक संख्या नहीं मुझे मालूम, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए थे, इतना शोर हो रहा था। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है मनमोहन सिंह जी टाइम का, कि इसमें जी मनमोहन सिंह हाँ जी अपना वो पढ़ रहे हैं और पूरा विपक्षी सांसद अपना पोस्टर से उन्हें घेरे हुए हैं, दिखा रहे हैं टीवी के आगे, जो कोई पोस्टर लगा रहे हैं, पर्चे फाड़ कर उनके ऊपर फेंक रहे हैं। तो ये तमाम वीडियो इस समय लगातार सोशल मीडिया में बने हुए हैं। तो उसको चलाइए, अगर आपके पास है तो चला सकते हैं, चला दीजिए, आपके दर्शक देख लेंगे। तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए। ऐसी परंपरा रही है, बिल पेश करते समय में 2 लाइन आगे पीछे पढ़ के लोग आग्रह करते हैं हाउस से कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है। पढ़ा हुआ मान लिया जाता है, लिखित रूप तो उनको पहले से मिल जाता है। आपका वीडियो है तो उसको चला दीजिए। इस समय वो दूसरे उसमें अच्छा ठीक है, तो फिर बाद में दिखाई देगा। तो वो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, वो तथ्य वीडियो है, ऐतिहासिक रूप से है,
कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि हमारी भाव भंगिमा क्या होती है। अरुण जेटली के कई वीडियो हैं जो इसमें वो कहा करते थे कि संसद को बाधित करना या इस तरह का काम करना विपक्ष का एक लोकतांत्रिक औजार है, विपक्ष इसका इस्तेमाल निश्चित रूप से करने का हकदार है। लेकिन जिस ढंग से लोगों को एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये सब होता है, लेकिन जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने समाज में दुश्मनी को, उर्दू में अदावत बोलते हैं, पूरा अदावत का वातावरण बना के रखा है, एक दूसरे के प्रति हिंसा का भाव, घृणा का भाव, परस्पर एक पूरी की पूरी नकारात्मकता बना के रखी है कि किसी को किसी पर कोई विश्वास नहीं है। ऐसे माहौल में अगर ऐसी बात उठती है तो निश्चित रूप से इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। आखिर हमारे जनप्रतिनिधि वहां जाते हैं तो कैसे, उनकी सुरक्षा का क्या होगा? तो ये बहुत अद्भुत बात है, अद्भुत बात उन्होंने कर डाली। पता नहीं वो किस इसमें कर डाले तो वही जाने जी। बिल्कुल लेकिन ठीक दुनिया बात में है कोई कि इसकी प्रशंसा नहीं कर सकता है। सही बात है, पूरी दुनिया इसको देख रही है, पार्लियामेंट की पूरा एक जो इसका टेलीकास्ट है सब जगह जाता है, और दुनिया में भी क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ने बात कही है, किसी एक हल्के फुल्के किसी आदमी ने नहीं कही है। लोकसभा अध्यक्ष की एक बड़ा पद होता है देश की हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उनके मुंह से बात निकली है तो निश्चित रूप से दुनिया में इसकी चर्चा जरूर हो रही है। अच्छा, एक बात और आती है कि जैसे सर अगर सर ने बात की, सिर्फ बात नहीं की है, उस पर एक्शन हो चुका है। प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं उन्होंने कोई बात कही, उस पर एक्शन हो चुका है जिसको अंडू नहीं किया जा सकता है। इतिहास में दर्ज हो गया है कि प्रधानमंत्री के धन्यवाद ज्ञापन के बिना लोकसभा में बहस को समाप्त किया गया, ध्वनिमत से पारित किया गया। ये अब इतिहास बन चुका है, इतिहास बन चुका है, इसलिए सफाई देनी चाहिए। सिर्फ कहा है ये नहीं है, कहने के बाद वो कर दिखाया गया। जी आप कुछ कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने। अच्छा, एक बात और आती है, जैसे राहुल गांधी ने जब पूर्व सेनाध्यक्ष की किताब का कुछ कोट्स उन्होंने पढ़ने की कोशिश की, कुछ पंक्तियां उन्होंने पढ़ने की कोशिश, उनको रोक दिया गया और कहा कि आप किसी भी चीज को कोट नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज को दिखा नहीं सकते। ऐसे में हम देखते हैं उसके बाद निशिकांत दुबे किताब दिखा रहे हैं, कोट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कई अवसरों पर पुरानी किताबों को लेकर उदाहरण देते हैं। तो ऐसे में ये जो दो तरफा दो पक्षीय चीजें दिखाई देती हैं, ये क्या दर्शाता है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए इसमें अब पक्षपात तो निश्चित रूप से है, और जिस तकनीकी बात का वो सहारा ले रहे हैं, जिस तकनीकी बात का सहारा ले रहे हैं वो ये है कि उनका कहना है कि बाकी सब किताबें प्रकाशित हैं, पब्लिश्ड हैं, ये किताब पब्लिश्ड नहीं है। अब ये एक तकनीकी बात थी, ये किताब पब्लिश नहीं है तो क्यों पब्लिश नहीं है? तो हाथ में लेके जो दिखा रहा हूं क्या है? और जो किताब है उसको किताब नहीं कहना भी उतना ही अपराध है जितना जो किताब नहीं है उसको किताब कहना अपराध है। वो तो दिखा रहे हैं भाई, और वो एक प्रतिष्ठित प्रकाशक पेंगुइन का प्रकाशन है वो, तो किताब तो बनी हुई है, उसका आईएसबीएन नंबर होगा। किताब हम लोगों ने देखी नहीं है क्या? अगर हाँ उसको बाजार से उठा लिया गया है या वो किताब प्रतिबंधित किया गया है भारत में, भारत सरकार के द्वारा, तो यह बताया जाना चाहिए कि हाँ ये चूंकि प्रतिबंधित किताब है इसलिए हम इससे नहीं उठा सकते हैं, इसका उदाहरण नहीं ले सकते हैं। और सेनाध्यक्ष की किताब है और उसके मुकाबले जो ये किताब लेके आ रहे हैं, सेनाध्यक्ष ने इस इन प्रधानमंत्री को युद्धकालीन स्थिति में विलंबित फैसले के संदर्भ की तरफ इशारा किया है कि फैसला विलंबित हुआ, समय पर नहीं हो पाया। उसके बदले में क्या किताब दिखा रहे थे? नेहरू जी पर किताब लिखा रहे थे, एमओ मथाई की किताब, जो इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी थी उसमें उस समय में आकर के वो किताब प्रकाशित हुई थी। और एमओ मथाई कौन है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सीआईए की तरफ ये काम करते थे, और उस जमाने में बहुत सारी बातें हो जाती थी, लेकिन भारतीय थे तो असम में उनको, असम से उनको लाए थे, नेहरू जी से उनकी मुलाकात हुई थी, देखे कि तेज तरह आदमी है, काफी इंफॉर्मेशन इनके पास रहता है, तो उनको विशेष सचिव बनाया गया। फिर उनको किस प्रकार से निकाला गया, किस प्रकार से सेवा से निकाले गए। तो एमओ मथाई की किताब का रेफरेंस देकर के आप चीजों को बता रहे हैं, उस पर भी किताब से आपने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ कहा कि हाँ ये किताब है, ये किताब है, ये किताब, दुनिया जानती है कि किताब है। और एमओ मथाई का, हाँ वो सार्वजनिक चीज है।
कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा भटकाने के लिए इधर के बात उधर, उधर की बात उधर करते रहते हैं और इसकी भी सफाई देनी चाहिए। और वो बार-बार कहते रहे कि हाँ, नहीं, नहीं, नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते, बंद कीजिए, बंद कीजिए और अपना बोलते चले गए। पता नहीं बाद में एक्सपंज किया कि नहीं किया कि जो भी हो, लेकिन इनको बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। तो ऐसे में विपक्ष करे तो करे क्या? और वो किताब तो मुझे लगता है किताब पब्लिश्ड है लेकिन अवेलेबल नहीं है मार्केट में। अब्रॉड में अवेलेबल होगा क्योंकि पेंगुइन की किताब तो सब जगह लोग लेते हैं। उनका स्टोर है, अब यहाँ पर वो नहीं है, स्टोर में नहीं होगा या जो ई बुक सेलर्स हैं उनके साइट पर नहीं होगा। हो सकता है अभी हार्ड कॉपी अवेलेबल यहाँ पर ना हो या सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल ना हो। तो ऐसी बहुत सारी किताबें होती है। अब मैंने पता किया कि ऐसे मान लिया कि कभी-कभी बोलते हैं कि ये टेक्निकल रिव्यू में है। किसी किताब को मैंने अगर देखा कि अगर देखिएगा आप तो ऑनलाइन जो ई बुक है वो तो वो अमेज़न वगैरह बोलता है कि नहीं अभी ये सर्विस में है। टेक्निकल स्क्रूटनी चल रही है या ऐसा कुछ बोल देता है। ऐसा होता है कि किताबें अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन वो किताब प्रकाशित नहीं हुई है ये आप कैसे कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो आप बताइए। प्रकाशक है, प्रकाशक कोई प्रकाशन का अधिकार है और वो किताबात में आपने रोक रखा है तो ये बता दीजिए कि नहीं प्रकाशित है, हम इसे रोके हुए हैं। अब क्या है इसका पेच मालूम नहीं, लेकिन अगर 4-5 लाइन पढ़ ही देते तो प्रधानमंत्री अक्सर इस तरह के फैसले अपने हिसाब से लेते हैं। इसमें कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूट जाता कि हाँ भाई क्यों ऐसा आपने किया। और वो वही फैसला आप जो बता रहे हैं इतने देर के बाद फैसला हुआ जिसको हमारे थल सेनाध्यक्ष ने आर्मी चीफ ने जिस पर लिखा है उसके बाद उन्होंने कहा जो मन है सो करो। मैंने जो भी कहा उन्होंने कि यू टेक योर डिसीजन ऑन। तो अगर यही डिसीजन लेना तो पहले भी कह सकते थे। और उसकी कैबिनेट रिव्यू कमेटी होती, कैबिनेट सुरक्षा कमेटी होती है, सिक्योरिटी कैबिनेट से कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है, उसमें उस पर विचार विमर्श हुआ होगा। अभी रिकॉर्ड में क्या है नहीं है, रिकॉर्ड से कितना मेल खाता है नहीं खाता है, इस मामले में नहीं कह सकता। लेकिन ये हुआ बहुत भद्दा। ये चलाना सरकार का काम था और कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक दिन पहले उसकी सूचना देनी चाहिए थी। अब कौन क्या कर रहा है? अगर सत्ता पक्ष कह दे कि सत्ता इस ढंग से आरूढ़ हो जाए तो कुछ भी साबित करता है ना। वो तो बार बार कहते हैं ऑथेंटिकेट कीजिए, ऑथेंटिकेट कीजिए। राहुल गांधी तो कह रहे थे कि हाँ मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ, तो उसको भी तो नहीं स्वीकार किया। तो ये बलजोरी का लोकतंत्र बना दिया। देखिए लोकतंत्र खतरे में है, इसका पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, पूरी दुनिया हो रहा है। बहुत विस्तार से बात करने का अभी समय नहीं है, लेकिन इतना बताऊं आपको कि वो लोकतंत्र के हम लोग जिस पैराडाइम पर बात करने के अभ्यासी रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, संवैधानिक प्रावधानों के साथ, उससे जोड़ करके देखते रहे हैं, अपेक्षा करते रहे। गलतियां त्रुटियां होती है, लेकिन अपेक्षा का वही बेंचमार्क तो वही है, वो बेंचमार्क ही शिफ्ट कर रहा है। दिक्कत यहाँ पर है। जी जी। अच्छा, एक अंत में प्रश्न और है कि आते हैं कि और कि नेहरू गांधी, इंदिरा हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे राजीव गांधी हो, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये लगातार केवल हम देखते हैं प्रधानमंत्री के भाषणों में नेहरू गांधी परिवार भी मुख्य रूप से केंद्रित रहता है। आखिरकार ऐसे क्या करें? 11 साल के पश्चात भी अपनी उपलब्धियों की गिनाने की जगह वो नेहरू की कमियां ही गिनाने में ज्यादा हमें गंभीर दिखाई देते हैं। कल भी उनके राज्यसभा में दिए गए भाषण पर तमाम बातें ऐसी आई जिसमें नेहरू गांधी का पूरा जिक्र, इंदिरा गांधी का जिक्र उन्होंने किया। तो मतलब ऐसा क्या उनके सामने नेहरू को लेकर इतना क्यों, इतनी उनकी चिंताएं रहती हैं या उनका इतना मनन चिंतन रहता है कि वो नेहरू का जिक्र किए बिना कोई भी भाषण अपना पूरा नहीं करते हैं? इसके पीछे कौन से कारण आप देखते हैं? क्या यही उनकी राजनीति है या यही उनका विचार है सारा, यही उनका विमर्श है? क्या क्या लगता है? ये उनकी बातों में तो कोई उस ढंग से तारतम्य नहीं रहता है। एक परिप्रेक्ष्य की बात होती है कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहे हैं। इतिहास में आदमी को बार बार झांकना तो जरूर चाहिए, क्या कि इतिहास को अगर हम देखेंगे समझेंगे तो हम आगे का रास्ता हम अधिक सुगम होगा। लेकिन इतिहास में जाकर के हम घर नहीं बसा सकते हैं, इतिहास में जाकर के हम सांस नहीं ले सकते हैं, रोजी रोजगार हम इतिहास में जाकर नहीं खोज सकते हैं, महंगाई को हम इतिहास में जाकर नहीं दूर कर सकते हैं। अभी जो दर्द हो रहा है पेट में, इसके इलाज के लिए इतिहास में नहीं जा सकते। तो इतिहास की अपनी एक सीमा भी है।
तो ये हर बार वहाँ पर इसलिए चले जाते हैं कि एक तो ऑब्सेशन है कि नेहरू जी जितना समय नेहरू जी को जैसा आप देख रहे थे कि प्रफुल्ल कुलकर्णी शायद कुछ तकनीकी उन्हें दिक्कत आ गई है उनके नेटवर्क में। तो आप क्योंकि बड़ा गंभीर विषय है पूरे अगर पूरे प्रकरण को देखें लोकसभा में जिस तरह से पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार एक तकरार बनी हुई है और तल्खियां ऐसा लगता है कि बढ़ती जा रही हैं और किसी भी तरह से कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जो बातें कल प्रधानमंत्री की से सुरक्षा से संबंधित जो बातें उन्होंने कही हैं वास्तव में बड़े गंभीर है। क्योंकि अगर देश की संसद में ही हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अगर कहीं न कहीं अगर कोई समस्याएँ आ रही हैं या उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो ये ऐसे सवाल हैं कि जिसको सोचना और उस पे चिंतन करना बहुत आवश्यक है, कि संसद के अंदर प्रधानमंत्री की सुरक्षा और प्रधानमंत्री का लोकसभा में ना आना, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, जैसा उन्होंने कहा लोकसभा अध्यक्ष ने जैसा कहा है, तो इस पर ज़रूर निश्चित रूप से जाँच होनी चाहिए। आईबी की जाँच होनी चाहिए, एनआईए की जाँच होनी चाहिए और तमाम जितने भी हमारे सुरक्षा एजेंसी हैं, उसको पूरी इस जाँच को लगना चाहिए और साथ ही बड़े हाई लेवल की जाँच समिति ज़रूर बैठानी चाहिए। इसमें कमिश्नर कम से कम एक हाई लेवल की जो उच्च स्तरीय जाँच हो ये, क्योंकि छोटी जाँच छोटा विषय नहीं है और कौन वैसे सांसद हैं जो प्रधानमंत्री सुरक्षा के लिए खतराते हैं, इसका स्पष्टीकरण लोकसभा अध्यक्ष को देना चाहिए, सब देश के सामने रखना चाहिए। कि जो बातें उन्होंने कही हैं, उससे पूरा देश हतप्रभ हुआ, एकदम से आश्चर्यचकित हुआ कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है संसद के अंदर? और तमाम जैसे हमारे अतिथि ने भी कहा कि जो हमारे पैनलिस्ट थे हमारी चर्चा के साथ, उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री के साथ हर सांसद को खतरा है फिर तो। इसके लिए इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए, गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए, गंभीरता सारे साक्ष्य चीज़ देश के सामने रखने चाहिए कि आखिरकार इतनी बड़ी बात जो लोकसभा अध्यक्ष ने कही है, किस आधार पर उन्होंने सब कहा है, उन पर कौन से ऐसे इनपुट थे? और एक दिन बाद क्यों कहा उन्होंने, ये भी सवाल है। उन्हें तुरंत इसका जवाब देना चाहिए था जिसमें प्रधानमंत्री का जो संसद में आना था वो स्थगित हुआ था, कैंसल हुआ था। देश को बताना चाहिए था प्रधानमंत्री इस वजह से लोकसभा में नहीं आए और उन्होंने इस वजह से ही अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की, अपना भाषण नहीं दिया। तमाम सवाल है राजनीति में और लगातार जिस तरह से राहुल गांधी और विपक्ष के जो तमाम जो पूरी राजनीति है और सत्ता पक्ष की राजनीति के बीच में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं उन पे हम हमें चर्चा लगातार आगे भी करते रहेंगे और इन्हीं शब्दों से आज चर्चा को विराम भी देते हैं। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही समाज इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन अवश्य दबाएं, से इस चैनल के अपडेट आपको उस समय से मिलते रहे। एक आग्रह और हमारा, आप देख रहे हो कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया उससे हमें पता चलता है कि हमारी चर्चा आपको कैसी लग रही है। आपको सुझाव देना चाहते हैं, सुझाव भी दीजिए, क्योंकि सुझाव हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें आग्रह है कि समाज इंडिया यूट्यूब चैनल को शेयर जरूर करें और एक आग्रह हो रहा है कि इस चैनल के लिंक को अपने सभी लोगों को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमें आगे बढ़ने में मदद मिलती है, हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।